154 मेंबर बने, रोहतक से 1,05,960 मेंबर बने, फरीदाबाद से 99,675 मेंबर बने, कुरुक्षेत्र से 85,953 मेंबर बने और गुड़गांव से 8,42,264 मेंबर, 84,264 मेंबर बने। इस प्रकार कुल 11,77,241 मेंबर सभी लोकसभाओं से मिलकर बने। आम आदमी पार्टी ने जो मेंबर बनाने वाले सदस्य थे, हर रोज जो टॉप 10 थे उनका भी हम एक निकालते थे, पूरे हरियाणा के लेवल पे उनको प्रोत्साहित भी करते थे। और मुझे खुशी है कहते हुए कि जो हमारे नए मेंबर बने हैं ये संख्या जो हमने टारगेट रखा था उससे हम ऊपर गए, 1,77,241 उससे ऊपर गए। 10 लाख का टारगेट था, 11 लाख से ऊपर ये बने। तो मैं हरियाणा के हमारे सारे कार्यकर्ताओं के इस मौके पे बधाई भी देना चाहूँगा, जिन्होंने हर गांव में, शहर के हर वार्ड में जाके ये सदस्यता अभियान को चलाया। और इस सदस्यता अभियान को और अभी तक की गतिविधियों को दिमाग में रखते हुए आम आदमी पार्टी अप्रैल से ही अपने संगठन की घोषणा शुरू कर देगी और संगठन पूरे हरियाणा के अंदर मजबूत संगठन बनाएगी, ताकि 2024 में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक सके और यहाँ पे एक मजबूत ईमानदार सरकार दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के अंदर भी बन सके। आज पूरे देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। विपक्षी नेताओं को बिना किसी कसूर के आज जेलों के अंदर डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देख के, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख के जो तानाशाही रवैया लोकतंत्र को कुचलने का भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, वो दिल्ली के अंदर आपको देखने का मौका मिला होगा। 11 महीने से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बिना किसी कसूर के आज तक 1 रुपए का आरोप उनके ऊपर लगा नहीं पाए किसी भी कोर्ट के अंदर, 11 महीने से बंद करके रखा हुआ है। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया जी को अब महीने से ऊपर हो गया, उनको बंद करके रखा हुआ है, 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाए। और अब इस रविवार को छुट्टी के दिन, ऐसा भी पहली बार हुआ है, छुट्टी के दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सीबीआई ने बुला 9.5 घंटे तक पूछताछ की, 56 क्वेश्चन पूछे। हमने ये कहा, अरविंद जी ने कहा कि जो भी एजेंसी बुलाएगी हम जाएंगे, परंतु लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबका अधिकार होता है। जब हमारे लोकप्रिय नेता को सीबीआई ने बुलाया, बिना किसी कसूर के बुलाया, फर्जी केस के अंदर बुलाया, तब सारे हिंदुस्तान के अंदर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरियाणा से भी हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। हरियाणा के भी लगभग 700-800 कार्यकर्ताओं को अलग अलग थानों के अंदर डिटेन किया। हजारों कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर डिटेन करके रखे। और हद तो जब हो गई जब दिल्ली की कैबिनेट, पंजाब की कैबिनेट, दिल्ली के सांसद, पंजाब के सांसद और विधायक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर के नीचे बैठे हुए थे। वो अरविंद जी के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर गए और वहां पर अरविंद जी जब अंदर चले गए, वो उसके बाहर नीचे बैठे रहे कि जब अरविंद जी वापस आएंगे हम उनके साथ जाएंगे। 11 बजे अरविंद जी अंदर गए थे, 4 बजे हमारे मंत्रियों को, हमारे सांसदों को घसीटते हुए दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। उनको मैंने हैंडल किया और ना वो प्रदर्शन कर रहे थे, ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन हो। तो कानून का किस तरीके से गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से ये बात सारे देश के सामने वहां पर आई और किस प्रकार से अरविंद जी से 9.5 घंटे पूछताछ के बाद जब उन्होंने पूरी पूछताछ पे कॉपरेशन किया तो कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ पाई। तो हम इस बात की भी भर्त्सना करते हैं कि आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार मोदी जी ने 2014 के अंदर कहा था कि अब कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ेगी, ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे, सीबीआई चुनाव लड़ेगी देश का। अब ऐसा लगता है कि अब बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, ईडी और सीबीआई इस देश के चुनाव का लड़ेंगे, उनके माध्यम से उनको हथियार बनाया जाएगा। अनुराग जी से मैं निवेदन करूंगा आगे।
एक कहानी आजकल बड़ी वायरल है चौथी पास राजा की। चौथी पास राजा को किसी ने यह भी बता दिया था कि सब राज्यों में धीरे धीरे आपके प्रति मुखालफत बढ़ रही है, लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है, तो चौथी पास राजा ने कहा सबको जेल में डाल दो। उस कहानी का एक प्रकरण है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो देश में भी इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं कि विपक्ष को पूरी तरह से जेल में डाल दो, गिरफ्तार कर लो, और वही वजह है कि सारी सरकारों के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों के प्रति रोष लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब हमने मेंबरशिप ड्राइव की तो उसके जो नंबर्स सामने आए हैं उसमें भी ये रिजेंटमेंट, ये नाराजगी साफ तौर पे नजर आती है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा हो कि किस तरह की नाराजगी है। जब हमने मेंबरशिप ड्राइव के आंकड़े निकाल करके देखे तो सबसे पहले नंबर पे जो विधानसभाएं जहां हमारे सबसे ज्यादा सदस्य बने हैं वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की विधानसभा, करनाल विधानसभा से सबसे ज्यादा सदस्य आम आदमी पार्टी के रजिस्टर हुए हैं। दूसरे नंबर पे वो मैं आपको मिल जाएगा, रिलीज में मिल जाएगा नंबर। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए वो डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से उचाना से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और तीसरे नंबर पे, मतलब जो पहले तीनों पायदान है वो किस तरीके के हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कि तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए वो शिक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जगाधरी से हुए हैं। यानी जो आपके चेहरे हैं, सरकार के जो चेहरे हैं वो चेहरे लोगों को पसंद नहीं आ रहे, लोगों में उनके प्रति सबसे ज्यादा नाराजगी है और इसलिए उनके खिलाफ जो भी पार्टी संघर्ष करते हुए नजर आ रही है उनकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग उमड़ करके आ रहे हैं। तो पहले तीनों पायदान पे हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये बताता है कि शिक्षा की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं है। अगर लोग सरकार से नाराज हैं, गठबंधन के नेता से नाराज हैं, तो शिक्षा मंत्री उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी शिक्षा मंत्री से भी हरियाणा के अंदर है क्योंकि शिक्षा के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अलग अलग इलाकों में जो हमारे सदस्य बने उससे आम आदमी पार्टी ने एक और होमवर्क किया, वो ये कि किस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और किस एरिया में हमारी कुछ कमजोरी है, जहां पे हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। तो इससे हमें आत्मनिरीक्षण करके उन इलाकों में काम करने का भी मौका मिलेगा। हम उस दिशा में भी काम करेंगे। इस जो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं, जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पे, और पार्टी को पूरे हरियाणा में एक एक विधानसभा में मजबूत करने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल ड्राइव रही। जब हम इसके बारे में शुरू में निर्णय ले रहे थे तो अशोक जी भी हैं, गुप्ता जी भी बैठे हैं, निर्मल जी भी बैठे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमको अपना टारगेट क्या रखना चाहिए। तो हमको लग रहा था कि 5 लाख का टारगेट हमको रखना चाहिए क्योंकि हम एक शुरुआत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 5 लाख का टारगेट ठीक रहेगा। तो हमारी आपस में चर्चा हुई तो हमने ये कहा कि जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हम एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं, चाहे हम उसको हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम एक कोशिश जरूर करेंगे। हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा था और मैं आज आपके सामने ये बताऊं कि हम में से ज्यादातर लोगों का ओपिनियन ये था कि शायद हम ये नंबर टच नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मुझे बहुत खुशी है आज आपको ये बताते हुए कि हमने न सिर्फ उस लक्ष्य को पार किया बल्कि उससे लगभग 1,77,000 ज्यादा सदस्य हरियाणा में बने। ये बताता है कि हरियाणा की जनता एक विकल्प का इंतजार कर रही थी। आम आदमी पार्टी में लोग उस विकल्प को देख रहे हैं और इसलिए आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हरियाणा में होने जा रही है। एक बहुत मजबूत लड़ाई मुद्दों की और जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी एक बहुत मजबूत लड़ाई आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी लड़ेगी आने वाले दिनों में। मैं अशोक तंवर जी से निवेदन करूंगा कि वो, निर्मल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। पूरे देश में आज इनके जो कार्य प्रणाली है उस तरीके को लेकर रोष है और एक कहावत है कि जब बुरे आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो आज देश में और हर लेवल पे यही इनका एक तरीका है कि डरा धमका के और अपनी सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके लोगों को अपनी पार्टी में मिलाना। जो आज भारतीय जनता पर जो आज बीजेपी में है वो बेईमान कभी हो ही सकता। किसी को भर्ती कर रहे हैं उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ अनाप शनाप करने बनाते हैं
केजरीवाल जी को हाथ डाल के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और अपनी कब्र को खोदा है। लोग आज पूरे देश में विकल्प के रूप में आम पार्टी को आज देख रहे हैं और जो हमारी भर्ती में रिस्पॉन्स आया उससे भी हमें अंदाजा हुआ है कि लोग क्या चाहते हैं और आप भी इसको अच्छी तरह देख रहे हो कि इसका भुगतान इनको बहुत जल्द जो है करना पड़ेगा। धन्यवाद। अशोक जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि मेंबरशिप किसी भी संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम होता है। 1 महीने की सक्सेसफुल मेंबरशिप आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में चलाई, दूसरे प्रदेशों में भी चल रही है और जो महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट इससे निकल कर के आए उनके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र जरूर करेंगे। सबसे पहली बात तो एक हमारा जो बेस आर्डर है वो इससे निकल कर के आया और जिसकी संख्या भी बताई कि 11,77,241 और हमने पहले दिन ही जिस दिन मेंबरशिप लॉन्च की थी उस दिन भी ये बात कही थी कि ये डबल ऑथेंटिकेशन के साथ ये मेंबरशिप होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी मिस कॉल दे देगा तो मेंबर बन जाएगा। मिस कॉल के बाद OTP आएगा। अब प्रक्रिया क्योंकि पार्टी ये मानती है कि फुल प्रूफ मेथड के साथ मेंबरशिप होनी चाहिए, तो कई बार OTP के नाम से लोग डर जाते थे क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है। वो आप जानते हैं आजकल सारे बैंक और दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इसके बारे में जागरूकता करते हैं, तो कई बार लोग संकोच भी करते थे कि OTP कैसे दे। बावजूद इसके इतना नंबर आना एक बहुत बड़ी बात है। एक साथी अभी हमारे यहाँ आए भी हुए हैं थानेसर से, उन्होंने मेंबरशिप करी है, भाई जगबीर जोगरा खेड़ा। वो बता रहे थे कि कांग्रेस के मेरे पुराने कांग्रेस के साथी है, युवा साथी है, वो बता रहे थे कि मैंने 30,000 मेंबरशिप करी थी कांग्रेस के समय में। तो मैंने कहा आप कितनी करिए भाई? बोले जी 3100 या 3500 कितनी उन्होंने बताई, यानी कि सीधा 10% आ गई। अगर कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़ों के हिसाब से देख ले तो इसको 10 से गुना कर लो, इतनी मेंबरशिप होना नहीं बनी है। मोटा मोटा फार्मूला ये मैं यही खड़े हैं, उनसे अलग से भी कोई बात करना चाहता है तो वो भी है। तीसरा जो अभी अनुराग जी ने बात रखी कि पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है वर्तमान लीडरशिप के खिलाफ, चाहे वो सेंटर की हो चाहे प्रदेश की हो, जिस तरीके से आज उन्होंने किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग को दुखी कर रखा है, नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से एक तरीके से हमलावर है, ऐसे माहौल में वो गुस्सा मेंबरशिप में निकल करके आया। और ये इंडिकेटर है कि अगर मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा मेंबरशिप होती है तो ये संकेत है अपने आप, शुभ संकेत है इस प्रदेश के राजनीतिक बदलाव का। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करिए कहां का कितनी कितनी मेंबरशिप है। चौथी बात, इससे हमें ये पता चला है कि आज हम एक्चुअल में खड़े कहां पर है। जहां मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी की, उसको हम और मजबूत करेंगे। जहां कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम वीक फुटिंग पे हैं वहां और जोर लगाया जाएगा और ये सुनिश्चित करी जाएगी कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर पार्टी का एक बहुत ही सशक्त, चुस्त दुरुस्त संगठन बने और ये वैसी मशीनरी हो जो किसी भी और मशीनरी के, चाहे वो धन का उपयोग करें, चाहे बल का उपयोग करें, चाहे किसी और संस्थाओं का दुरुपयोग करें, जैसे कर रहे हैं अभी अरविंद जी के खिलाफ ही कोशिश जारी है, तो वैसी मशीनरी का डट करके मुकाबला कर सके। तो बातें मेरे ख्याल से सारी मोटी मोटी होगी। मैं सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग जैसे मिलता है वो लगातार एक हरियाणा में नया विकल्प बनाने के लिए जो लोग आज तलाश में, उस आवाज को आप पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये नंबर्स मांग रहे थे, वो नंबर बताओ। आप नंबर्स मांग रहे थे? नहीं, सिर्फ उनके मनाए हैं जो टॉप 10 थे। जो टॉप 3 की हम बात कर रहे थे वो नंबर्स मेरे पास आ गए हैं। हमने अपनी टीम को बोला था जो CM की कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो 34,654 हमारे रजिस्ट्रेशन हुए मेंबर्स बने हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,060 हमारे मेंबरशिप हुई है वहां पे, और जो शिक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 14,550
ये हमारी रजिस्ट्रेशन उस असेंबली के अंदर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, और जिस तरीके के इतने सदस्य अगर एक एक असेंबली में बनते हैं तो ये साफ दिखाता है कि लोगों के अंदर वहां पे कितनी नाराजगी, कितना गुस्सा है, कितना रोष है। तो ये अपने आप में एक बहुत विकट स्थिति सरकार के लिए भी है, जिसमें इनके चेहरे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो हम मंगवा देंगे, वो हम मंगवा देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है जी। आपने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री को दिल्ली में अरेस्ट किया हुआ है, उनको बेल नहीं मिल रही और बगैर किसी कसूर के अंदर बंद किया हुआ है, तो बेल तो कोर्ट ने देनी है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ठीक है जी, सीबीआई की कोर्ट जमानत दे रही थी और उसमें दे दी भी गई थी। जी फिर ईडी के अंदर गिरफ्तार किया, जी सीबीआई की जमानत से पहले। जी ईडी में जब कोर्ट ने भरी कोर्ट के अंदर ये कहा कि आज तक आप इनके ऊपर 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाए हैं, अगली डेट तक आप कोई आरोप लेके आए, नहीं तो मैं जमानत दे दूंगी। मैं सही है, सुनिए बात पूरी सुनिए। अगली तारीख से पहले उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। ये जुडिशरी को भी डरा के रखते हैं, जुडिशरी को भी धमका के रखते हैं। ये जो तानाशाही रवैया है, ये देश की जनता देख भी रही है। दूसरे वाले मामले के अंदर भी यही चल रहा है। 150 अफसर करीब 1 साल तक मनीष सिसोदिया जी के घर को, उनके दफ्तर को, उनके गांव को, उनके कंप्यूटर को, उनके मोबाइल को, सब जगह जांच करते रही, 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाई। ना ही कोर्ट की चार्जशीट के अंदर जो 1,500 पेज की चार्जशीट गई, मनीष सिसोदिया जी का नाम आज तक जा पाया। फिर जब उनको गिरफ्तार कर लिया बिना किसी बात के, गिरफ्तार करने के बाद भी आज तक 1 रुपए का आरोप उनके खिलाफ नहीं लगा पाई, सिर्फ गिरफ्तार करके रखा हुआ है। और यही दुरुपयोग है, यही मैं बता रहा था, कहूँ तो मैं आपको सुना भी दूं, जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि इस देश को, सीबीआई को तोते की तरह सरकार बुलवाती है, और वो तोता जो भाषा सरकार बोलती है, वो तोता भाषा वो बोलता है। सीबीआई के तहत लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और 2014 का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, सीबीआई लड़ेगी। आज वही वर्ड पुनरावृत्ति कर रहे हैं वो, जो कांग्रेस से उन्होंने सीखा था। सीबीआई वही है, मोदी जी बदल गए। सीबीआई वही है, ईडी भी वही है। देश में कांग्रेस बदल के बीजेपी आ गई और बीजेपी ने भी वही कार्रवाई शुरू कर दी। इसका मतलब जुडिशरी पे भी आपको भरोसा नहीं है? मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं गुप्ता जी की बात में। आप जब ये पूछते हैं कि जमानत नहीं मिल पा रही, तो इस सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्के में एक पहलू नहीं होता हमेशा। दूसरा पहलू ये है कि कन्विक्शन भी तो नहीं हो पा रहा। कितना % कन्विक्शन रेट है? 1% कन्विक्शन रेट भी नहीं है। जितना भी सीबीआई और ईडी मामले दर्ज कर रही है, उसका 1% कन्विक्शन रेट भी नहीं है। तो इसका मतलब एक मिनट, वही मैं बता रहा हूं। नहीं, पुलिस का तो उससे कहीं ज्यादा है। वो सट्टे वगैरह, वो छोटे-मोटे पेटी क्राइम है। तो इसका मतलब आपकी एजेंसीज का गलत उपयोग हो रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण उसका नहीं हो सकता है। जब आप कहते हैं कन्विक्शन नहीं है और 1% कन्विक्शन है, तो जो 100 लोगों के ऊपर एजेंसी ने आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया, कोर्ट ने पाया कि उनमें से एक ही अपराधी था। 99 लोगों को, चूंकि वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए एजेंसीज ने सिर्फ परेशान करने के लिए, उनके खिलाफ तथ्य ना होते हुए भी उनको कोर्ट में घसीटा। तो जहां आप जमानत की बात करते हैं, वहां कन्विक्शन रेट की बात भी होनी चाहिए। जमानत न मिलने की वजह भी साफ है। एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा रही है। एजेंसी आने वाले दिनों के लिए लोगों की नजर में अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रही है। अगर कोई एजेंसी बार बार कोर्ट में जाके ये कहेगी कि हमको कोई नया तथ्य मिल सकता है जी, जरा ये पहलू जांच करना है, तब तक के लिए जमानत मत दीजिए। कोर्ट एजेंसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर होल्ड किए हुए, और जब जब कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप अगली सुनवाई में सबूत नहीं लेके आएंगे तो हम जमानत दे देंगे, तब हमने ये भी देखा कि वो जज बदल दिए गए। तो इसलिए जुडिशियरी को भी प्रभावित करने की, उन पे दबाव बनाने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकना है, क्योंकि उनसे हमारी राजनीतिक स्पीड बर्दाश्त नहीं होती। आप देश के प्रधानमंत्री की भाषा सुन रहे हैं।
को, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का खराब कानून चलाए जा रहे हैं। कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता का जवाब देना। किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं कि ये मेरे साथ न गुजरी होती, मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है, सीबीआई। ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बाकियों की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे ख्याल साक्ष्य लेने की। पंजाब में आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप भी विजिलेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व सीएम चन्नी ने आरोप लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि आरोप लगाना, कांग्रेस के पास वहां कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वहां पे गैंगवारी थी, वहां पे नशे का कारोबार था और उसके अंदर ये सारे लीडर शामिल थे। अब भगवंत मान सरकार ने नशे के कारोबार को खत्म कर दिया, गैंगवारी को खत्म कर दिया और अवैध खनन के काम को खत्म कर दिया, तो आरोप तो लगाएंगे जो इसके अंदर शामिल थे। सर, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया, 14 तारीख को वाले दिन भी बुलाया गया। नहीं, वो नंबर तो अवेलेबल रहेगा, कोई कभी भी नंबर वो अवेलेबल है, कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकता है, परंतु ये 10 तारीख तक का डेट है। पूरा लिस्ट लोकसभा वाइज पढ़ के लोकसभा बताया। वाइज मैंने लिस्ट दे दी आपको, सारे बताइए। नहीं, मैंने बताया ना, 1 से लेके 10 के 10 सारे विधानसभा। फरीदाबाद कुछ क्षेत्र में कम है, नीचे के 3 ही है। गुड़गावा के अंदर विशेषकर मेवात में, क्योंकि रमजान का महीना ये था, तीनों पढ़ दो दोबारा। वहाँ के फरीदाबाद बंद पाए सबसे कम हमारे पास गुड़गावा में बना है, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर फरीदाबाद। मेंबरशिप ड्राइव तो आपकी बहुत अच्छी चली है, 11 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं, लेकिन जब भी कोई चुनाव आता है, जैसे हरियाणा में आदमपुर का उपचुनाव आया, अभी पंजाब में आपकी सरकार है और उपचुनाव आया जलंधर का, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं मिलता, दूसरी पार्टी से तुरंत लेकर के और उसको कैंडिडेट बना देते। देखिए, 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी के अंदर हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं पूरे देश से। आप समझे ना, 1 महीने के अंदर 11,17,241 नए लोग जुड़े। तो ऐसा तो नहीं कह सकते नए लोग अच्छे आएंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, मौका तो उनको भी मिलेगा और 100% मिलना भी चाहिए। अगर वो अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा के साथ जुड़ के आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर विश्वास कर रहे हैं कि कार्य प्रणाली में विश्वास कर रहे हैं, तो बराबर का मौका मिलना चाहिए और मिलता है। जो पुराने आपके लोग हैं, जैसे पंजाब बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पुराने लोगों का मनोबल डाउन नहीं होता? आज जो पार्टी में शामिल हो रहा है उसे टिकट दे रहे हो, और पुराना जो इतने टाइम मैं आपको बता दूं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हमने एमएलए से ऊपर का दर्जा दिया है, उनको बढ़िया चेयरमैनशिप दी है। इसलिए जितनी मेहनत की उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया गया, पार्टी बाकायदा रिकॉग्नाइज करती है। 2024 में भी नए नए जो आएंगे उनको टिकट दे दोगे, जो ये अभी मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट 85% पुरानों को दिए, 85% पुरानों को दिए पंजाब के अंदर भी। 15% नए को अगर नहीं देंगे, नए आएंगे भी क्यों? नयों को स्थान मिलना चाहिए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, परंतु पुरानों का सम्मान कहीं कमी नहीं है, वो पूरा है। सर, जो अनमोल गगन मान के पास जो 5 कैबिनेट के होते हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। अनमोल गगन मान सारे स्कूल अच्छे होने शुरू हो गए। मैं आपको जरूर बताऊं, पूरे मोहल्ला क्लिनिक 800 से ज्यादा बन गए, बिजली फ्री मिलनी शुरू होगी, काम बहुत हो रहा है सर। मेरे ख्याल से हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, हरियाणा की बात करो, हरियाणा की छपड़ी नहीं कुछ भी। जी जी, हरियाणा की कर। 2019 में क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास किया था, जैसा दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने क्लेम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई प्रयास वहाँ पे नहीं किया है। कोई 1 सीट, नहीं, आम आदमी पार्टी 2 सीट, 3 सीट का कोई कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हुई? आम आदमी पार्टी, देखो मेरी जानकारी में तो नहीं। आपकी जानकारी में भी नहीं होगा? दो नेता इस बारे में बाद में आए। नंबर 1 राज्य की जानकारी में तो है, मीडिया की नहीं, लेकिन बाद में पार्टी में आई। नहीं, मैं मीडिया के रहते पता था नहीं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि जो सवाल आपने ये रोजाना झूठ बोल रहे हैं। वैसे दोनों पार्टियों के नेता, वो उस पर कह देता है उसने नहीं किया, गठबंधन वो कह देता है उसने नहीं किया। आप भी शामिल हो गए, हाँ, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी कोई किसी बातचीत के बारे में कोई जानकारी न सुशील गुप्ता जी के पास है, न मेरे पास है। ऐसी कोई बातचीत मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई बातचीत हमारी पार्टी की हुई है। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर कोई उसका संदर्भ देता है तो वही ज्यादा बता सकते हैं कि वो ऐसा संदर्भ क्यों दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं।
लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, मैंने ये पहले भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस और जेजेपी के बीच में होड़ लगी हुई है ये बताने की कि हम समझौता करना चाहते थे, इन्होंने नहीं किया। लेकिन इन दोनों का अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इतिहास तो आपको समझ में आएगा। जेजेपी के नेता तो ये कहते नहीं थकते थे कि मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया, दादाजी को जेल भिजवा दिया, फिर उसी आदमी के साथ समझौता करने के लिए इतने लालायित थे कि अब कह रहे हैं कि हम करना चाहते थे, ये नहीं कर रहे थे। तो क्या है ये कि यानी अपने पिता को और दादा को जेल भिजवाने वाले व्यक्ति के साथ आप अपने फायदे के लिए गठबंधन करना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे। और यही कांग्रेस है जिनको जो ये कहते हैं कि हमने जेल भिजवा दिया था क्योंकि ये गलत लोग थे, ये उनके साथ समझौता करना चाहते थे, या तो तब गलत थे जब जेल भिजवाया था, या जब बाद में समझौता करना चाहते थे तब गलत थे। तो मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन लोगों के, जिसमें इस वाद विवाद में हम फंसना नहीं चाहते, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना कभी थे। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम लोगों के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। देवेंद्र सिंह ये बोलते हैं, मैं देवेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर सुशील गुप्ता 15 दिन में एक बार मिलते हैं। संसद में आप रोज ही मिलते हैं सारे विपक्ष वाले। वो तो सारा देश मैं आपको मिलते हो। सुनिए, अलग तीनों बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आपको चंद्रबिंदर सिंह का बयान अगर मालूम है तो आप बता दो। मुझे चंद्रबिंदर सिंह का बयान मालूम है और मुझे किसी भी व्यक्ति से कहीं भी मिलने में कोई परहेज नहीं है कभी। परंतु अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा सर्वोपरि। आप बता रहे हैं कि देश में इस बार तो क्या राजनीतिक बातचीत हुई है नहीं, इस बात से मिलने की बात तो विपक्ष यूनाइट क्यों नहीं हो पाया? विपक्ष सारा यूनाइट था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग की। पूरा का पूरा अडानी जो दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, उस घोटाले की जांच की मांग की, सड़क पे मांग की, संसद में मांग की और पूरे अखबारों के जरिए मांग की, टेलीविजन के जरिए मांग की। इस मांग पे समूचा विपक्ष आज भी इकट्ठा है कि देश को लूटने वालों की जांच होनी चाहिए, देश का पैसा कहाँ जा रहा है इस बात की जांच होनी चाहिए। 2 बातों का जवाब आया नहीं, एक अनुराग जी का भी जवाब पूरा नहीं आया। एक होता है कि 2019 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का गठबंधन करने का प्रयास किया, इसकी जानकारी न होना एक बात है, या पार्टी ने प्रयास नहीं किया था, दिग्विजय का बयान गलत है, ये बात अलग है। तो कौन सा ठीक है? देखिए, वो जो बयान दे रहे हैं मैं उनके बयान पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कर दूं कि हम ऐसी किसी बातचीत का हिस्सा नहीं थे। नंबर 1, सुशील गुप्ता जी मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, संसद में सारी पार्टी के लोग मिलते हैं। 3 लोग अलग मिलते हैं जो संसद से बाहर मिलते हैं, अकेले मिलते हैं। देखिए जी, तो क्या 15 दिन में तो कभी कोई नहीं मिलता। परंतु सुनिए, फिर मैंने कह रहा हूँ कि मेरे को किसी भी लीडर से मिलने में कहीं परहेज नहीं है। मैं ब्याह में, शादी में, किसी पारिवारिक फंक्शनों में, व्यक्तिगत फंक्शनों के अंदर जरूर सबसे मिलता है। ऐसे नहीं बोला, ऐसे उन्होंने कहा है हम अलग मिलते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, हम इसको खत्म बचा कर क्वेश्चन पे आते हैं। ये खत्म है आपका, आपने ना तो डिनाई कर रहे हैं कि हम अलग मिलते हैं। मैंने बता तो दिया, क्या बता तो दिया। देखिए, मैं कम पॉलिटिकल व्यक्ति रहा हूँ, सामाजिक ज्यादा रहा हूँ और समाज के नाते में सबके काम करता रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे रात को 2 बजे भी कोई फोन करे मैं उसका जवाब देता हूँ, कोई मिलना चाहे मैं उससे मिलता हूँ, जरूर मिलता हूँ। अभी 2024 में जैसी परिस्थिति बन रही है, कोई विपक्ष के सभी नेता जो ईडी और सीबीआई का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार इकट्ठे हो गए, तो कुछ ऐसे संदेश आए हैं कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टी जो है वो राज्यों में गठजोड़ हो सकता है। अभी उस दिशा में बात बढ़ रही है, कुछ अगर उसकी आपको जानकारी हो? नहीं, देखिए, इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी ने ही बहुत स्पष्ट तौर पे बोल दिया था कि अभी तो ये शुरुआत है और जब साथ चलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो आगे चल के क्या निकल के आता है वो आगे ही पता चलेगा। भविष्य के गर्भ में अभी झांक के नहीं बताया जा सकता, लेकिन आज के दिन ये जरूर बता सकते हैं कि एक मुद्दा कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, इस मुद्दे पर लगभग सारी पार्टियां, पूरा विपक्ष देश का और देश की जनता एक राय है आज के दिन में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वो किसी राजनीतिक गठबंधन का स्वरूप लेगा, नहीं लेगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, मुझे लगता है भविष्य पे छोड़ देना चाहिए। जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ कोई किसी प्रकार की चर्चाएं बात चल रही है, तो हम आज की हालत में आप कह सकते हैं कि 1.5 साल बाद होगा। किसकी बात चल रही है? जेजेपी की और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात विचाराधीन है। बिल्कुल नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हो? जेजेपी
मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जेजेपी की ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो किसी से भी गठबंधन करने के लायक हो। ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, तो हमारी तो बात ही भूल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। ले लो।